हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था वो था जनरल। दैट मीन्स कि जर्नल में कैसे हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। सो गाइस, आई होप सो you have watched all the video lectures and you have to very well known the rules of debit and credit, and you also know about that in a transaction at least the two account is involved. One is the debit and second one is the credit. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो टॉपिक वो है समराइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल एंट्री। दैट मीन्स कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को, जिसे कि हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टॉपिक से भी कवर अप किया था, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को इन रूल्स के अकॉर्डिंग, मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और उसी के बाद एक और स्टेप कि उन दोनों एस्पेक्ट्स को जो कि डेबिट से बिलोंग करता है और क्रेडिट से बिलोंग करता है, हाउ कैन वी हैव टू रिकॉर्ड इन द जर्नल। तो जर्नल का अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो फर्स्ट कॉलम इज हियर, दैट इज़ फॉर द डेट, देन पर्टिकुलर कॉलम हियर वी हैव टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री एंड द नरेशन। आफ्टर दैट द LF मीन्स द लेजर फोलियो कॉलम, एंड देन आफ्टर द अमाउंट कॉलम। तो यहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि हाउ कैन यू हैव टू एनालिसिस द ट्रांजैक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, एंड हाउ कैन यू हैव टू रिकॉर्ड इन द जर्नल। इसके बाद फिर हम लोग जर्नल के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड है जर्नल टॉपिक पे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हाउ कैन वी हैव टू समराइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। सो this is the first column for the serial number, then transaction. Here we are write down the transactions, then account involved according to the traditional approach, according to the modern approach, then journal entry and the amount debited and credited. We also know about that very well. The account is always divided into the two parts. The left hand side is the debit side and right hand side is the credit side. And in the case of the journal and in the case of the trial balance, the amount column is divided two parts, and the debit side is, left hand side is debit and the right hand side is the credit. So guys, the first transaction is here, started or commencement of business with cash ₹20 lakhs। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के थ्रू। So the account involved in this transaction, that is the cash and capital. These two account is involved in the transaction, cash and capital. So cash is, according to the traditional approach, cash is belong to the asset, and asset is came in the category of the real account, and the rule for real account is debit was comes in, credit was goes out. तो look at here, cash बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि कम्स इन मतलब बिजनेस में आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ डेबिटेड। सेकेंड वन, कैपिटल। कैपिटल इज बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लुक एट हियर, ये पर्सन जो ओनर है बिजनेस का, जो अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स वो रिसीवर है या गिवर है, तो वो गिवर है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट दे रहा है बिजनेस को, वो अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू देम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड हियर। कम ऑन द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, कैश बिलोंग टू द asset, asset value is increased so debit, decrease so credit. So look at here, the value of cash is increased, means the asset is increased, that's why it is debited here. And capital, it is the liability for the business. Rule according to the modern approach, if the value of capital is increased so credit, and if the value of
capital is decrease, so debit. So the value of capital is increase in the business, that's why it is credited here. And the journal entry that we have to pass here, cash account debit according to the rule. मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आउट ऑफ द टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड द डेबिट एस्पेक्ट. दो एस्पेक्ट में से, क्रेडिट और डेबिट में से पहले हम डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट एस्पेक्ट के अगेंस्ट हम लोग DR वर्ड इंडिकेट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म फॉर द डेबिट. एंड जस्ट बिलो द डेबिट एस्पेक्ट वी जस्ट राइट डाउन द क्रेडिट एस्पेक्ट. देखिए इसके ठीक नीचे हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट एस्पेक्ट लिखा था. इसके लिए हम लोगों को क्या पॉइंट्स रिमेंबर करके रखना है? तो फर्स्ट वन इज हियर, लीव सम स्पेस. देखिए जहाँ से आपने डेबिट एस्पेक्ट को राइट डाउन किया है उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ स्पेस लीव करना है. देन आफ्टर यू हैव टू यूज द वर्ड टू एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द क्रेडिट एस्पेक्ट. एंड अगेंस्ट द क्रेडिट एस्पेक्ट वी कांट यूज द शॉर्ट फॉर्म CR because in a transaction the two account is involved, one is debit and second one is credit. If we have to use the debit for one, so but naturally second one is the credit here. And just below the credit aspect, a brief explanation regarding this entry is recorded, that is known as narration. Next one, come on the second point. Second transaction is here, goods purchased for rupees 5,000, value added tax 12.5%. अभी जब हम लोग GST पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे. लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आप टैक्स पेड करते हैं दैट मीन्स इट इज़ ट्रीटेड एक्सपेंस फॉर यू. और एक्सपेंस की क्या जनरल एंट्री होगी या एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यू हैव टू नो वेरी वेल. सो गुड्स परचेज फॉर रुपीज 5,000. सेकेंड वन, कैश परचेजेज फॉर रुपीज 5,000. एंड द थर्ड वन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश रुपीज 5,000. मीन्स गाइज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 सेंटेंस राइट डाउन किए गए हैं. तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन मीनिंग तीनों का ही बिल्कुल सेम है. इन द फर्स्ट वन ओनली इट इज़ गिवन इन द ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 5,000. मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ 5,000 का, सिर्फ इतना आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. इन द सेकेंड वन कैश परचेजेस, यहाँ पे ये बता रहे हैं जो परचेज है वो कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज नहीं है, कैश परचेज है. बिकॉज वी हैव टू नो द गुड्स इज इंडिकेट विद द टू वर्ड्स आइदर purchase or sell, and purchase and sell further categorized into the two, either the cash basis that means the cash sale or the credit basis that means the credit sale. Same thing for the purchase also, either the cash purchase or the credit purchase. So look at here, in this sentence simply it is given cash purchases, but in the first one यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है. ओनली इज गिवन हियर गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 5,000. हम सिर्फ बता रहे हैं कि गुड्स परचेज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज नहीं है, कैश परचेज है. इन द थर्ड वन गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन. गुड्स किससे परचेज हो रहा है? मोहन से परचेज हो रहा है. गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश. लेकिन ये मोहन से हम कैसे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे या कैश पे? सो क्लियरली इट इज मेंशन हियर कैश. दैट मीन्स परचेज या सेल के केस में आपको वो कई तरीके से बताया जा सकता है. पहला केस सिर्फ बताया गया कि परचेज किया गया और कुछ नहीं. सेकंड केस ये बताया गया कि कैश पे परचेज किया, क्रेडिट पे नहीं. थर्ड में बताया गया कि ये मोहन से परचेज किया गया लेकिन कैश पे परचेज किया गया. तीनों का ही ट्रीटमेंट सेम होगा, तीनों ही हमारा कैश परचेज ट्रीट किए जाएंगे. इन तीनों केसेस में हम क्रेडिट परचेज ट्रीट नहीं करेंगे. क्रेडिट परचेज मीन्स गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन. अगर यहाँ पे वो स्टॉप हो जाते तो दैट मीन्स कि हमने गुड्स जो परचेज किया है वो कैश बेसिस पे नहीं, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया.
क्या जनरल एंट्रीज में चेंज हो जाएंगी, आइए देखते हैं। सो द अकाउंट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स की जगह पे या तो हम परचेज यूज़ करते हैं या सेल यूज़ करते हैं। किससे परचेज कर रहे हैं, मोहन से, लेकिन मोहन से हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो हमारा कैश जो होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, दैट्स वाई द सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व हियर, दैट इज द कैश, एंड द थर्ड वन इज द टैक्स, वैट टैक्स। टैक्स अगर हम पेड करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस ट्रीट होगा, अगर हम रिसीव करेंगे तो हमारे लिए इनकम ट्रीट होगा। परचेज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, टैक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, कैश अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच बिलोंग टू द रियल अकाउंट बिकॉज कैश इज ए एसेट। रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो परचेज इज द expense, that's why it is debited. Tax, nominal accounts, debit all the expenses and loss, credit all the income and gain, it is also the expense, that's why it is also debited. Cash, real account, asset, comes in debit, goes out credit, तो हम लोगों ने परचेज किया तो उसके लिए कैश दे रहे हैं, दैट मीन्स कैश हमारे बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, कम्स इन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज क्रेडिटेड। According to the modern approach, purchase is the expenses increase, expenses increase so debit, expenses decrease so credit. Tax, it is also the expenses, expenses increase so debit, decrease so credit. Cash, it is the asset, the value of asset is increase so debit, decrease so credit, so that's why it is credited here. And guys, in the last topic when we have to discuss about the types of the journal entries, so I am told to you simple entry in which only the two account is involved, one is debited and one is credited. Then second one is the compound entry. Compound entry means in which either the two debit or one credit, or the two credit and one debit is involved. So look at here, दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर योर कंपाउंड एंट्री। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सिंपल एंट्री है, कौन कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री मीन्स जिसमें एक डेबिट हो और दो या दो से अधिक क्रेडिट हो, या एक क्रेडिट हो और दो या दो से अधिक डेबिट हो। नेक्स्ट वन, कम ऑन द थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। देखिए क्लियरली बता रहे हैं गुड्स परचेज हुआ है और मोहन से हुआ है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया मोहन से और क्रेडिट पे किया, मीन्स वो या तो सिर्फ बता दिया कि हमने पर्टिकुलर पर्सन से परचेज किया है या पर्टिकुलर पर्सन से क्रेडिट के बेसिस पे परचेज किया है। इन द बोथ टू केसेस इट इज ट्रीटेड हियर द क्रेडिट परचेजेस। सो लुक एट हियर, क्या होगा इसमें, फर्स्ट वन द सेम परचेज अकाउंट, सेकेंड वन सेम टैक्स, क्योंकि जब हम परचेज कर रहे हैं हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, सो द वैट टैक्स अकाउंट। एंड इन दिस टाइम अगर हमने कैश पेड किया होता तो हमारा कैश यहाँ इन्वॉल्व होता, लेकिन कैश पेड नहीं हुआ एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन विल बी गोइंग ऑन, सो दैट मीन्स हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेज किया, अब हमारे ऊपर दैट मीन्स बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि फ्यूचर में हमें इस परचेज के अगेंस्ट पर्टिकुलर उस पर्सन को पेमेंट करना है। सो दैट मीन्स दैट इज़ अ पर्सन इन्वॉल्व हियर मोहन, एंड मोहन इज ट्रीटेड क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, असेट क्या होते हैं, ये सारा हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स द बेसिक टर्म्स टॉपिक के अंदर कवर अप किया था। तो अगर आपको यहाँ पे डाउट हो तो एक बार आप उन सारे डेफिनेशंस को, उन सारे एक्सप्लेनेशंस को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सो एट द प्लेस ऑफ द कैश मोहन इज इन्वॉल्व हियर एंड मोहन इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, परचेजेज बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, टैक्स इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट, मोहन बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट। So rule for the nominal account, debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. So purchase is the expense, so that's why it is debited.
VAT tax belong to the nominal account. Rule for the nominal account: debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. So it is also the expense, that's why it is also debited. Mohan, person, belong to the personal account. Rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. मोहन रिसीवर हैं या गिवर हैं? तो मोहन कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पे, मोहन गिव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमें गुड्स दे रहे हैं, दैट्स वाई पर्सनल अकाउंट एंड मोहन इज द गिवर. सो अकॉर्डिंग टू द रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर एंड मोहन इज द क्रेडिटेड हियर. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, परचेज इज द एक्सपेंस, इंक्रीज सो डेबिट. वैट टैक्स इज द एक्सपेंस, इंक्रीज सो डेबिट. एंड मोहन मीन्स वो पर्सन जिन्हें फ्यूचर में बिजनेस को पे करना है, मीन्स बिजनेस उन्हें पे करेगी फ्यूचर में. इसके अकॉर्डिंग मोहन बिजनेस के लिए क्या ट्रीट हो गए? लाइबिलिटी. और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट. तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बट नेचुरल सी बात है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई इट इज क्रेडिटेड हियर. जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, वैट टैक्स अकाउंट डेबिट टू Mohan's account. This is your general entry. And just below the debit and credit, we are write down here a brief explanation that is known as the narration. Next one is here. ध्यान से देखिएगा यहाँ पर. Goods return to Mohan. Goods return to Mohan means क्या हो गया कि जो गुड्स हमने मोहन से परचेज किया था उसका कोई एक पार्ट हम लोग मोहन को रिटर्न कर दे रहे हैं. देखिए, suppose that this is your business and this is the person मोहन से बिजनेस ने परचेज किया अमाउंट 1000. सपोज दैट इस पे हमें टैक्स भी पे करना पड़ा 100. लुक एट हियर, देखिए बिजनेस ने परचेज किया मोहन से, दैट मीन्स इट इंडिकेट दैट कि इट इज़ द क्रेडिट परचेज. और ये जो परचेज है इस अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है. तो ये देखिए हमारा टैक्स का अमाउंट और ये परचेज का अमाउंट, टोटल हमने 1100 अमाउंट पेड करना होगा. हमने अगर कैश में नहीं पे किया, फ्यूचर में पे करेंगे, दैट मीन्स मोहन हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गए, क्रेडिटर हो गए. बट ड्यू टू एनी रीज़न इस बिजनेस ने इस परचेज में से कोई एक पार्ट रिटर्न कर दिया. किसको? उसी पर्सन को जिससे हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था. उसी पर्सन को हम रिटर्न कर दे रहे हैं. सपोज दैट 500 रुपीज़. ओके, अब आप यहाँ पे बताइए कि ये जो पर्सन है मोहन, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी थे, मीन्स क्रेडिटर थे. और ये क्रेडिटर जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या ट्रीट होता है? लाइबिलिटी ट्रीट होता है. ओके, तो अगर हमने मीन्स बिजनेस ने जब गुड्स परचेज किया था मोहन से, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सर आप क्यों ये सब पूछ रहे हैं? जब हम परचेज करेंगे और कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज ही होगी. सो अब अगर इस 1000 में से 500 हमने इन्हें रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न करने से हमारी लाइबिलिटी फिर इंक्रीज होगी या अब वो डिक्रीज होगी? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. और अब मोहन जो है वो बिजनेस के लिए 1000 के लिए नहीं, सिर्फ 500 रुपीज़ के लिए ही क्रेडिटर हैं. मीन्स बिजनेस के ऊपर अब 1000 के प्लेस पे ओनली 500 का ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. अभी हम लोग एंट्री में देखेंगे, वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगा.
अगर 1000 के परचेज पे हमें टैक्स पे करना था 100 रुपीज़, तो इस 100 में से अगर इस 1000 में से 500 हमने रिटर्न किया, तो क्या 500 जो रिमेनिंग है उस पर भी हम टैक्स 100 ही पे करेंगे, या ये टैक्स का अमाउंट भी इसके साथ साथ रिफंड हो जाएगा? दैट मीन्स ये टैक्स भी तो रिटर्न होगा, 50 रुपीज़ ये भी तो रिटर्न हो जाएगा, तो हमारा टैक्स का अमाउंट भी डिक्रीज़ होगा। तो अब आइए देखते हैं अपनी एंट्री को, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए। गुड्स रिटर्न टू मोहन। देखिए, मोहन से हमने गुड्स परचेज किया था, ड्यू टू एनी रीज़न हम मोहन को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो कौन कौन इन्वॉल्व है अकाउंट इसमें? फर्स्ट वन तो मोहन को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो मोहन को तो हम इन्वॉल्व करेंगे ही। परचेज रिटर्न, क्योंकि इस बार हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, एंड टैक्स, 3 आइटम्स। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मोहन इज द पर्सन बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट, एंड इफ मोहन इज दिस टाइम, जब हमने उनसे परचेज किया था तब तो वो गिवर थे, लेकिन अब हम उन्हें जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्या वो गिवर हैं? नहीं, अब उनका पोजीशन चेंज हो गया, अब वो रिसीवर हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच, द रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. So that's why in this time Mohan is debited here. Look at here the amount. Second thing, purchase return. तो देखिए, परचेज मीन्स गुड्स को लेके आना, परचेज रिटर्न मीन्स गुड्स को रिटर्न करके आना। परचेज का जस्ट अपोजिट है परचेज रिटर्न। तो परचेज हमारे लिए यहाँ पे एक्सपेंस ट्रीट हो रहा था, तो परचेज रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट ट्रीट होगा। दैट मीन्स रेवेन्यू मान लेते हैं, है नहीं रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू तो जब हम सेल करते हैं तब होगा, लेकिन अगर परचेज का जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न है तो इसके एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट रेवेन्यू होगा। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, एंड दैट्स वाई टू परचेज इज द credited here. And the same thing is also for the VAT tax, means tax is the expense और टैक्स रिटर्न, क्योंकि इस परचेज रिटर्न के साथ साथ टैक्स भी तो रिटर्न हुआ था, so that's why it is also treated as the revenue and according to them it is also the credited. According to the modern approach, मोहन कौन है? वो पर्सन जिन्हें हमें पेमेंट करना था, दैट मीन्स बिजनेस के लिए क्या ट्रीट हुए? लाइबिलिटी। मोहन को अगर हमने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया तो मोहन के अगेंस्ट जो हमारी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होता तो क्रेडिट। सो दैट्स वाई मोहन इज डेबिटेड हियर। परचेज रिटर्न, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। And the same thing also for the VAT tax. Come on the next one, cash sales. Cash sales and goods sold for cash, goods sold to Mohan for cash. देखिए, हमसे बताया गया कैश सेल मीन्स जो सेल हो रहा है वो कैश बेसिस पे हो रहा है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जिस गुड्स को हम सोल्ड कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश मीन्स इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन तीनों ही कंडीशंस में ये चीज़ कंफर्म हो रहा है कि जो सेल हो रहा है वो सेल कैश बेसिस पे हो रहा है, न कि क्रेडिट बेसिस पे। ये क्रेडिट बेसिस पे नहीं, किस बेसिस पे हो रहा है? कैश बेसिस पे हो रहा है। ओके, तो आइए देखिए इन्वॉल्व कौन कौन है अकाउंट। कैश, सेल्स एंड सेल पे भी टैक्स की बात होती है। तो देखिए, अब जब हमने परचेस किया था, हमने टैक्स पेड किया था, तो उस समय टैक्स हमारे लिए क्या ट्रीट हुआ था? एक्सपेंस। लेकिन अब हम सेल कर रहे हैं, अब हम सेल के साथ साथ टैक्स भी रिसीव कर रहे हैं, तो अब यही टैक्स हमारे लिए क्या ट्रीट हो जाएगा? रेवेन्यू। मीन्स परचेज के केस में जो हमारे लिए एक्सपेंस ट्रीट हो रहा था, रेवेन्यू ट्रीट होगा वो सेल के केस में। Look at here, cash according to the traditional approach, cash is the asset belong to the real account, and rule of the real account is debit comes in, credit goes out.
तो सेल करने से कैश बाहर जाएगा या बिजनेस में आएगा? भाई गुड्स सोल्ड होगा और गुड्स सोल्ड करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव होगा. सो कैश इज कम्स इन हियर, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड. सेल इज बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट and rule of the nominal account is debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. तो सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, that's why it is credited. and VAT भी इसके साथ हमारे पास आ रहा है, so that means it is also the revenue and it is also the credited. guys, इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है that is goods sold to मोहन और goods sold to मोहन on credit और invoice sent to मोहन. इन तीनों ही सेंटेंसेस का सेम कॉन्सेप्ट यही है कि अब हम जो सेल कर रहे हैं वो कैश पे नहीं, क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं. और कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस में सिर्फ जो चेंज होगा वो कैश के प्लेस पे मीन्स असेट के प्लेस पे ये पर्सन मीन्स मोहन आ गए. सेम हम लोगों ने पीछे भी देखा था, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. गुड्स रिटर्न बाय मोहन. देखिए, मोहन ने अगर किसी रीज़न से गुड्स रिटर्न कर दिया, जो हमने मोहन को गुड्स सोल्ड किया था, तो अगर हमने मोहन को गुड्स सोल्ड किया था और इमीडिएट मोहन ने पेमेंट नहीं किया, सो दैट मीन्स अब मोहन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि फ्यूचर में वो बिजनेस को पेमेंट करेंगे. तो बिजनेस के लिए मोहन एक डेटर ट्रीट होंगे और डेटर बिजनेस के लिए असेट ट्रीट होता है. तो अगर मोहन रिटर्न करेंगे सो दैट मीन्स हमारा असेट या हमारा डेटर डिक्रीज होगा. तो असेट अगर इंक्रीज होता था तो डेबिट और अगर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट. दैट्स वाई लुक एट हियर द मोहन इज क्रेडिटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर फर्नीचर परचेज्ड. हाउ कैन यू हैव टू परचेज द फर्नीचर? थ्रू कैश. सो दैट मीन्स इन दिस ट्रांजेक्शन द टू अकाउंट इज इन्वॉल्व, फर्नीचर and cash. Furniture and cash both are the assets, so both are related to the real account. Rule of real account is debit comes in, credit goes out. So furniture is comes in, that's why it is debited, and cash is goes out, that's why cash is credited. According to the modern approach, both are the asset, and rule for the asset is increase the value of asset is debit, decrease the value of asset is credit. So look at here, the value of furniture is increased, that's why it is debited, and the value of cash is going on decrease, that's why it is credited. Next one is here, that is machinery sold. Machinery is also asset, and if we have to sold the machinery then we have to receive the cash. It means in this transaction the two account is involved, that is cash and machinery. Both are the assets, so that means according to the traditional approach both are related to the real account, and the rule of real account is debit comes in, credit goes out. So look at here, cash is comes in, that's why it is debited, एंड मशीन इज गोज आउट, क्योंकि हम मशीन सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ गोज आउट, सो इट इज़ क्रेडिटेड. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच बोथ आर असेट्स. रूल asset value is increased so debit, asset value is decreased so credit. So the value of cash, this asset is increased, so cash is debited, and the value of machinery is decreased, so that's why machinery is credited. Guys, अगर आप अपने अकाउंटिंग में एक अच्छा कमांड करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को न सिर्फ लर्न करना बेशक ज़रूरी है, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है. और इसमें परफेक्ट होने के लिए आपको ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शंस मिले उन्हें राइट डाउन कीजिए, उन हर ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच इवेलुएट करिए, उसको एनालिसिस कीजिए और अकॉर्डिंग टू देम जनरल एंट्री पास कीजिए. अगर इस पे आपने हार्ड वर्क कर लिया तो आने वाले समय में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे या अकाउंटिंग में जो कुछ भी आप सीखेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा.
आइए इसमें कुछ और भी नया आज हम लोग को सीखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट वन इज योर सैलरी पेड। द टू थिंग इज इन्वॉल्व हियर, सैलरी एंड कैश। देखिए ये वर्ड जो सैलरी है, हमेशा आप सुनते हैं कि हमें सैलरी मिली है। क्या आपने देखा है सैलरी को? सैलरी कैसी होता है आपको पता है? तो ये गलत वर्ड यूज़ किया जाता है लोगों के थ्रू, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं। हमें सैलरी के पैसे मिले हैं। आपके घर पे कोई अगर एक रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है, आप बोलते हो हमें रेंट मिला है। क्या रेंट को देखा है आपने? रेंट नहीं मिलता, रेंट के पैसे मिलते हैं, रेंट का अमाउंट मिलता है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो अमाउंट आता है या हमारे पास से जो अमाउंट जाता है, उनके आने और जाने के बहुत से डिफरेंट वे होते हैं। तो इन डिफरेंट वेज़ को, जिनके थ्रू हमारे पास अमाउंट्स आ सकते हैं या जा सकते हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम उनका एक सेपरेटली नेम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सैलरी क्या है? कैश ही तो है। लेकिन ये कैश क्यों दिया जाता है? जब कोई अपनी सर्विस रेंडर करे। रेंट क्यों दिया जाता है? जब कोई अपने बिल्डिंग में या अपने ऑफिस में आपको रहने की परमिशन दे। लेकिन हर केस में या तो आप अमाउंट ही दे रहे होते हैं या अमाउंट ही रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो वर्ड सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ये सब एक नॉमिनल है, नाम मात्र का है, इसका कोई वजूद नहीं है। सो सैलरी एंड कैश, द टू अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर इन दिस ट्रांजेक्शन। सैलरी इज नॉमिनल and cash is the asset, so it is belong to the real. Rule for the nominal is debit all the expense and loss, credit all the income and gain. According to that, it is debited. And real, it is the asset. So when you have to paid salary, that means कि you have to give the money, so your cash is going on. So according to the rule of real, debit what comes in, credit was goes out, so cash is goes out, so that's why it is credited. And according to the modern approach, the expense and asset is involved here. The value of expense is increased, so debited, that's why expense is debited here. And the value of asset is decreased, so credited, so that's why it is credited here. Journal entry is salaries account debit to cash account. Next point is here the rent received, and in this time we have to receive the rent. Rent is involved here and the cash is involved. Rent is belong to the nominal and cash is belong to the real. Nominal account rule, debit all the expense and loss, credit all the income and gain. रेंट हम पेड नहीं कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। सो इस बार ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, रेवेन्यू है। सो दैट मीन्स अगर आपका रेंट रिसीव्ड, nominal account and received, so this is the revenue. And according to the rule, debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. So look at here, it is credited here. To rent account is the credited here. Cash real comes in, debit goes out, credit, cash receive हो रहा है, comes in, so that means cash account is debited here. Amount received from Mohan, discount allowed. देखिए मोहन से हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। अगर इसके पहले आपको कुछ भी याद नहीं है या क्वेश्चन में इसके पहले कुछ भी नहीं बताया गया है, तो एक बार आप ज़रूर सोचिए कि आखिर मोहन से आप क्यों अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, या मोहन आपको अमाउंट पेड कर ही क्यों रहा है। क्या बिना किसी रीज़न के कोई आपको अमाउंट दे सकता है? नहीं दे सकता है। सो दैट मीन्स कि मोहन अगर आपको अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि मोहन कहीं ना कहीं आपका डेटर होगा। मीन्स पहले आपसे उन्होंने कुछ लिया होगा जिसका पेमेंट वो अब आपको कर रहे हैं। सो द मोहन इज इन्वॉल्व हियर, और मोहन आपको दे क्या रहे हैं? कैश पेड कर रहे हैं, सो कैश इज इन्वॉल्व हियर। एंड द थर्ड थिंग इज द डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर जिससे हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और अगर हम उसे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो मीन्स जो अमाउंट हमें मिलना चाहिए था, अब डिस्काउंट अलाउड करने के बाद उससे लेस देन अमाउंट हमें मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। तो अगर लॉस हो गया तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो इस केस में डिस्काउंट
आपके लिए एक्सपेंस या लॉस ट्रीट होगा और ये डेबिट होगा। लेकिन अगर हमें किसी को पेमेंट करना है और हम उसे पेमेंट करने गए और उसने हमें डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हम नहीं कर रहे हैं, हम तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट अगला पर्सन जो है वो हमें अलाउड कर रहा है। तो इस केस में हमें जितना अमाउंट पेड करना था, मीन्स लाइबिलिटी के लिए जो अमाउंट पेड करना था उससे लेस देन पेड करना पड़ा, और इस केस में ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस नहीं प्रॉफिट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग केस में ये रेवेन्यू ट्रीट होगा और क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट की एंट्री में यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वन इज हियर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि कोई भी एसेट होता है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो उस बिजनेस को उस बिजनेस में एसेट को यूज़ करने से डे टू डे उसकी वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाती है, और ये जो वैल्यू उसकी डिक्रीज़ होती है वो हमारे लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि एसेट की जो वैल्यू थी वो अब कम हो गई, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होता था तो क्रेडिट होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए भी डेप्रिसिएशन मीन्स हमारे लिए एक एक्सपेंस या लॉस, और अगर एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लुक एट हियर, अगर ओनर ने जो अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ नोन एज द कैपिटल, और उस अमाउंट का यूज़ करने के अगेंस्ट अगर बिजनेस ओनर को कुछ अमाउंट पेड करे दैट इज़ द इंटरेस्ट। देखिए सपोज दैट इट इज़ योर बिजनेस and the person owner introduced the amount rupees 1 lakh. So this amount is known as capital, and against this amount is capital a business रिटर्न और पेड सम अमाउंट टू द ओनर। किस लिए दे रहा है? ये अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस को दिया, इस अमाउंट को यूज़ करने के अगेंस्ट पे अगर बिजनेस इस ओनर को कोई अमाउंट पेड करे, सो इट इज़ द इंटरेस्ट ₹500। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो अमाउंट बिजनेस पेड कर रहा है ओनर को, तो अगर बिजनेस पेड करेगा तो बिजनेस के लिए ये अमाउंट क्या ट्रीट होगा? इनकम ट्रीट होगा या एक्सपेंस? सो नेचुरल सी बात है कि ये एक्सपेंस ट्रीट होगा बिजनेस के लिए। और ये पेड कर किसको रहा है? ओनर को, मीन्स कैपिटल को। तो यहाँ पर एक तो हमारा एक्सपेंस इन्वॉल्व है अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कैपिटल इन्वॉल्व है। अब आइए देखते हैं कि आज आपके दोनों रूल काम करते या नहीं, जो कि आप अभी तक पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व हियर एंड द सेकंड अकाउंट कैपिटल इज इन्वॉल्व हियर। इंटरेस्ट इज द नॉमिनल अकाउंट जो कि एक्सपेंस है, एंड कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट। रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। अब बताइए कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब बताइए ये इंटरेस्ट का अमाउंट इन्हें मिल रहा है, ये रिसीवर हैं या गिवर हैं? तो इस टाइम तो ये रिसीवर हैं। तो अगर ये रिसीवर हैं तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसके अकॉर्डिंग तो इनको डेबिट होना था, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रेडिट हो गया।
इसी को अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच के थ्रू चेक करें तो लुक एट हियर, इंटरेस्ट इज द एक्सपेंस एंड कैपिटल। इफ़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल इंक्रीज, पहले जो वैल्यू थी कैपिटल की उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज सो इट इज़ क्रेडिटेड, यहाँ तो ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कैसे ये हो गया? फिर यहाँ पे तो ये रिसीवर है फिर भी ये डेबिट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई आपने अगर देखा होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पहले ही वीडियो लेक्चर में जब हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच एक्सप्लेन कर रहे थे तो पर्सनल अकाउंट में रूल्स लिखे गए थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर और डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन जिसे हमें देना है, डेटर मीन्स वो पर्सन जिससे हमें लेना है। तो ये अमाउंट इंटरेस्ट का बिजनेस को देना है किसे? क्रेडिट कैपिटल को, मीन्स ओनर को। तो जिसे देना है उसे क्रेडिट करिए, जिससे लेना है उसे डेबिट करिए। तो एक बार उसे ज़रूर रिवाइज करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर या इस टाइप के कोई भी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको मिसमैच हो जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड द रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज करते हुए जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है ये देखने के लिए, मीन्स समराइज फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। लुक एट हियर, दिस इज द टॉपिक, समराइज प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल एंट्री। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और अब जनरल के फॉर्मेट में आप अपने उन ट्रांजैक्शंस को ईजिली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। स्टे होम, स्टे